अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं बास ख्वाजा, फाउंडर fastmass.com। और डियर व्यूअर्स, अब हम क्लॉज नंबर 6 के साथ हाजिर हुए हैं। ISO 45000 ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसकी क्लॉज नंबर 3, 4, 5 हमने सक्सेसफुली रिव्यू कर लिया। अब बारी है क्लॉज नंबर 6 की। क्लॉज नंबर 6 बेसिकली है प्लानिंग, और ये बड़ी ज़्यादा डिटेल में मेंशन है। इसके आगे से दो फर्दर सब क्लॉजेज हैं। 6.1 है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। ये दो क्लॉजेज हैं, और ये दोनों क्लॉजेज जो है आगे फर्दर सब क्लॉजेज में और मजीद सब क्लॉजेज में डिवाइडेड है, और काफ़ी डिटेल में कम्प्रीहेंसिवली इसने चीज़ों को कवर किया है ISO 45000 ने। तो अब हम बारी बारी तमाम क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज एंड रिक्वायरमेंट्स जो मैं मेंशन है उनको देखना स्टार्ट करेंगे। 6.1 जो है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इसकी आगे फर्दर सब क्लॉजेज हैं। 6.1.1 जनरल और 6.1.2 हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें ना जहाँ पे रिस्क को, हैजर्ड्स को आइडेंटिफिकेशन और उसके असेसमेंट को फोकस किया गया, साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ को भी फोकस करने का कहा गया है इस स्टैंडर्ड के अंदर। अपॉर्चुनिटीज हमने कहा था रूम फॉर अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, जिसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं और अच्छाई के चांसेस होते हैं, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि आपने उसकी प्रॉपर असेसमेंट करनी है कहाँ कहाँ पे आ सकती है। फिर 6.1.2 जो है फर्दर डिवाइडेड है। 6.1.2.1 हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, 6.1.2.2 assessment of occupational health and safety risk and other risks to the occupational health and safety management system। 6.2.2 6.1.2.3 बहुत ज़्यादा पॉइंट मिक्स हो रहे हैं। assessment of OHS opportunities and other opportunities to the OHS management system। 6.1.3 ये आ गई determination of legal requirements and other requirements। 6.1.4 planning एक्शन। तो यहाँ पर 6.1.4 तक है बेसिकली। 6.1.1, 1.2, 1.3, 1.4 आगे फर्दर डिवाइडेड है। तो बहुत लंबा चौड़ा ये प्लानिंग का इन्होंने मॉड्यूल दे दिया है। 6.1.1 जनरल, इसमें अब क्या फरमाते हैं ये ISO साहिबान। When planning for the OHS management system, the organization shall consider the issues referred to in 4.1 context, the requirement referred in 4.2 for interested parties के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4.3 स्कोप ऑफ इट्स। अच्छा, कहते हैं कि जब आप प्लानिंग कर रहे हो ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के OHSMS के, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपने ख्याल रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को नहीं हमने भूलना, और दूसरा जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उनकी रिक्वायरमेंट को नहीं भूलना, और देन जो है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एड्रेस किया जा चुका है पहले क्लॉज नंबर 4.3 के अंदर, तो उसको आपने नहीं बोलना। फिर आपने OHSMS को की प्लानिंग को सरंजाम देना है। पॉइंट ए में फरमाते हैं गिव एश्योरेंस दैट OHS मैनेजमेंट सिस्टम कैन अचीव इट्स इंटेंडेड आउटकम। ठीक है, इस चीज़ को यकीन दहानी की जाए और कि हम जो ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे उसको अचीव किया जाए। इंटेंडेड आउटकम जो हमने प्लान किया हुआ आउटकम, हम वहाँ तक पहुँचेंगे, यानी अपनी मंजिल तक लाजमी पहुँचेंगे। पॉइंट बी प्रिवेंट और रिड्यूस अनडिजायर्ड इफेक्ट्स। प्लानिंग में क्या होगा, प्रिवेंट और रिड्यूस, सॉरी, या तो उनको एलिमिनेट किया जाए, बिल्कुल ही प्रिवेंट कर दिया जाए तमाम रिस्क, और रिड्यूस या उनको कम किया जाए। ठीक है, अनडिजायर्ड इफेक्ट्स, अनडिजायर हमने कहा था ना, वो इंजरीज, इल हेल्थ और जो इंसिडेंट्स हो सकते हैं, हैजर्ड रिस्क जो है उन सारों को। पॉइंट सी अचीव कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, और प्लानिंग के थ्रू आप कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को अचीव करेंगे, यानी आपने इम्प्रूव करते रहना है। ठीक है, व्हेन डिटरमाइनिंग द रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ टू द OHSMS and its intended outcome that need to be addressed, the organization shall take into account। अब किन चीज़ों का ख्याल रखें ऑर्गेनाइजेशन, हैजर्ड्स। ठीक है, यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क प्लेस पे हैजर्ड्स और एसोसिएटेड रिस्क हैं उसे उनको आपने जहन में रखना है प्लानिंग के वक्त। OHS रिस्क एंड अदर रिस्क। ठीक है, OHS रिस्क से मुराद हो गया जो डायरेक्टली सेफ्टी से रिलेटेड है, और अदर रिस्क, अदर को हमने पहले डिस्कस किया था, फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, लैंग्वेजेस की हो सकते हैं, बैरियर, इन सारी चीज़ों को आपने एड्रेस करना है। OHS अपॉर्चुनिटीज एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। OHS अपॉर्चुनिटीज से मुराद PTW जो है
क्या कहते हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम, इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स, एनसीज, नॉन कन्फर्मिटी की इन्वेस्टिगेशन, रिस्क असेसमेंट्स, प्रिवेंटिव करेक्टिव एक्शंस, ये आगे HSE OHS अपॉर्चुनिटीज, अदर अपॉर्चुनिटीज से मुराद कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, एनसी इन्वेस्टिगेशन जो है HSE में है, OHS अपॉर्चुनिटी में है, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है अदर अपॉर्चुनिटीज में है। इस तरह कल्चरल इम्पैक्ट और इस तरह की जो चीज़ें आ जाएंगी। देन लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपकी लीगल और अदर रिक्वायरमेंट्स हैं इनको भी आपने ध्यान में रखना है वाइल प्लानिंग फॉर OHS MS। द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, कौन किन किन चीज़ों का डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी जो रिस्क है उनका भी डॉक्यूमेंट बनना और अपॉर्चुनिटीज का भी रिस्क डॉक्यूमेंट बनना। तो इसमें आपको बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, बड़े लंबे छोटे SOPs बनाने पड़ेंगे, प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, उनको इंटरलेट भी करना पड़ेगा। फिर द प्रोसेसेस एंड एक्शंस नीडेड टू डिटरमाइन एंड एड्रेस इट्स रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या करना है, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेसेस एंड एक्शंस नीडेड टू डिटरमाइन एड्रेस इट्स रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी आपको रिस्क असेसमेंट और अपॉर्चुनिटीज असेसमेंट के प्रोसीजर्स भी बनाने पड़ेंगे, SOPs भी बनाने पड़ेंगे। ये था 6.1.1 जन। अब बारी है 6.1.2 की, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इसकी फर्दर डिवीजन है आगे 1, 2, 3 है, इसके आगे से ना सब क्लॉजेस सब के सब। पहली है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, दूसरी है असेसमेंट ऑफ OHS रिस्क्स एंड अदर रिस्क टू द OHS मैनेजमेंट सिस्टम, और तीसरी है असेसमेंट ऑफ OHS अपॉर्चुनिटीज एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड OHS सिस्टम। तो अब हम सारी क्लॉजेस को 1 बाय 1 पढ़ना। अच्छा, 6.1.2.1 ये लगा हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, ये फोकस करिए हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन को। बड़ा अहम SOP बनता है OHS मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, और ये बैकबोन होता है आपका प्रोएक्टिव मेजर्स का। The organization shall establish, implement and maintain a process for hazard identification, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है, क्या प्रोसेस, ठीक है, फॉर हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, दैट इज ऑनगोइंग एंड प्रोएक्टिव। द प्रोसेस शैल टेक इनटू अकाउंट बट नॉट लिमिटेड हो, यानी जो आप फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इनको लाजमी कंसीडर करें, बट इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली दीज पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट ए पे फरमाते हैं how work is organized, social factors, leadership and the culture in the organization, यानी जो how work is organized and social factors में क्या कुछ आ जाएगा, वर्कलोड आ जाएगा, वर्किंग आवर्स आ जाएंगे, विक्टिमाइजेशन, हरासमेंट की, बुलिंग की पॉलिसीज वगैरह आ जाती हैं, और बाज़ जगह पे जेंडर पॉलिसीज भी आ जाती हैं, जेंडर इक्विटी आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगी, जिनको आप लाजमी चीज़ में रखना है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग करते हुए। नंबर बी है रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज एंड सिचुएशंस इंक्लूडिंग हैजर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, इक्विपमेंट, मटेरियल, मशीन, सब्सटेंसेस, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द वर्क प्लेस, इनसे जो अराइज हो रहे हैं रूटीन नॉन रूटीन एक्टिविटीज जो यहाँ पे की जा रही हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन, रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, असेंबली, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, डिलीवरी, मेंटेनेंस, डिस्पोजल से मुराद आपका कह लें कि एनवायरमेंटल फैक्टर है, वेस्ट डिस्पोजल के। ह्यूमन फैक्टर्स यानी उसके अंदर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, ह्यूमन नॉलेज, उनके स्किल्स, उनकी ट्रेनिंग, वो किस जगह पे काम कर रहे हैं, उनकी फटीग वगैरह, एर्गोनॉमिक वगैरह इसमें आ सकता है। एंड हाउ द वर्क इज़ परफॉर्म्ड, ये बड़ा अहम है कि वो एर्गोनॉमिक्स में आ जाएगा, वो मैनुअल हैंडलिंग है, मैनुअल वर्किंग है, मैकेनिकल वर्किंग है, ऑटोमेशन है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देन पॉइंट सी में कहते हैं पास्ट रेलेवेंट इंसिडेंट्स, यानी पास्ट जो आपके इंसिडेंट्स हुए हैं रेलेवेंट हों, ठीक है, ये ना हो कि कोई जंग हुई थी किसी और मुल्क के अंदर और आप उसको रिस्क असेसमेंट डाल दें, हैजर्ड फील्ड नहीं, जो आपके उससे रेलेवेंट है उनको आपने रिकॉर्ड, उनको भी असेस करना है, उनसे जो लर्निंग पॉइंट्स उनको भी आपने वहाँ पे यूज़ करना है। पोटेंशियल एमरजेंसी सिचुएशन, जो पोटेंशियल एमरजेंसी सिचुएशन है, फायर एमरजेंसी हो सकती है, और कह लें कि मेडिकल एमरजेंसीज हो सकती हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, थंडरस्टॉर्म हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, जो भी आपको पोटेंशियल एमरजेंसीज है वहाँ पे आप कह रहे हैं। पीपल इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ दोज विद एक्सेस टू द वर्क प्लेस एंड देयर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग वर्कर्स, कंट्रैक्टर्स, विजिटर्स,
those in vicinity of the workplace and can be affected by the activities of the organization। यानी जो भी लोग अंदर काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे हैं, जितने भी वर्कर मौजूद हैं, जो इम्पैक्ट हो सकते हैं बाय योर ऑपरेशंस वर्किंग एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी टूल यूज करते हैं उनको सबको अपने कंसिडरेशन में रखना है। वर्कर्स एट द लोकेशन नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स एट द लोकेशन यानी आपकी बिल्डिंग के बाहर जो लोग हैं, अगर वो आपके मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ फर्टिलाइजर प्लांट्स की जहाँ अमोनिया स्टोर होती है, तो खुदा न खास्ता अमोनिया का लीक हो जाए तो सिर्फ उस प्रीमिसेस तक महदूद नहीं रहेगी, वो इर्द गिर्द के गाँव वगैरह जो है या देहात जिस जगह पे है उनको भी लपेट में ले लेगी। तो उनको भी अपने कंसिडरेशन में लाना है वाइल हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। तो पॉइंट एफ में फरमाते हैं अदर इश्यूज इंक्लूडिंग, कौन कौन से इंक्लूडिंग में क्या, डिज़ाइन ऑफ द वर्क एरियाज, वर्क प्रोसेसेस, इंस्टॉलेशंस हो गए, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपी दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो आपसे रेलेवेंट है और आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके इम्पैक्ट कर सकते हैं OHSMS को। Situations not under control by the organization occurring in the vicinity of the workplace that can cause injury or death। यानी आप कह लें कि ऐसे आपके बाय रोड जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो नेशनल हाईवे की, अगर वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं उससे आपका भी जो है डिस्टर्बेंस हो सकती है, या बाहर से कोई गाड़ी आपकी दीवार को टकरा जाए, इस तरह का कोई एरिया कंजेस्टेड एरिया में आपकी मेल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके मुल्क में जंग छिड़ जाती है तो वो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, बट रियलिस्टिक हो, एवं ज़बरदस्ती ना डाल दें। सिचुएशन नॉट अंडर कंट्रोल हो गया। अब पॉइंट जी में कहते हैं एक्चुअल और प्रपोज चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़, इसको आप मैनेजमेंट ऑफ चेंज के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो चेंजेस आपने किए हुए हैं, तो चेंजेस कैसे मुराद हो गया कि आपने फ्यूचर प्लान जो है कंपनी के उनको लाजमी स्टडी कीजिएगा। जो रिस्क असेसमेंट हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन आप कर रहे हैं उसमें जो फ्यूचर में कंपनी प्लान किया कि हम एक प्रोडक्शन लाइन से 2 प्रोडक्शन लाइन बताएंगे या 4 से 6 पे जाएंगे, तो उसके क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन कौन से हैजर्ड अराइज हो सकते हैं। चेंजेस इन द नॉलेज ऑफ एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हैजर्ड, जो कोई नहीं आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रही हैं उसको सारी चीज़ों को एड्रेस आपने करना था। ये थी 6.1.2.1। 6.1.2.2 assessment of OHS risks and other risks to the OHS management system। पहले हमने हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की सॉरी, अब हम क्या करें, उस हैजर्ड से रिलेटेड जो रिस्क है उनकी असेसमेंट करने लगे हैं। तो दोनों मिल गया बन गए हीरा, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट। ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश करना है, बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है। मेंटेन से मुराद उसको कंटिन्यू करना है। किस चीज़ के मतलब, असेस OHS रिस्क फ्रॉम द आइडेंटिफाइड हैजर्ड, यानी जो आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई किए उनसे रिलेटेड जो रिस्क है उसको उनकी असेसमेंट के लिए आपने SOP बनाना है, प्रोसेस बनाना है, और जो कंट्रोल मेजर्स आपने मेंशन किए हैं, बताए हैं, उनकी इफेक्टिवनेस को भी मेजर करनी है कि हाउ इफेक्टिव। इफेक्टिवनेस कैसे मेजर होगी कि अगर आपका इंटेंडेड पर्पस अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप किस हद तक अपने ऑब्जेक्टिव्स के पास पहुंच रहे हैं, किस हद तक जो है वो आपका रिस्क नीचे आ रहा है, किस हद तक रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स आ रही हैं या इंजरीज आ रही हैं, तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे इफेक्टिवनेस ऑफ जो कंट्रोल मेजर्स। Determine and assess the other risks related to the establishment of the establishment and implementation operation and the maintenance of OHS management system। ये तो कुछ डायरेक्टली होंगे रिलेटेड टू OHS और कुछ होंगे अदर रिस्क जो आपके डिपार्टमेंट से हट के भी, जो जैसे हमने बाहर कहा कि जो आपके डायरेक्टली अंडर कंट्रोल नहीं है सिचुएशंस, उनको भी आपने एड्रेस करना है। ये थी 6.1.2.2। 6.1.2.3 assessment of OHS opportunities and other opportunities to the OHS management system। यानी पहले आपने हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की, फिर उन हैजर्ड से रिलेटेड जो रिस्क थे उनको आइडेंटिफाई असेसमेंट की, एंड देन अब आप क्या कर रहे हैं, असेसमेंट ऑफ OHS अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रही हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन। एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन क्या प्रोसेस, SOP या फिर प्रोसीजर आ जाएगा। OHS opportunities to enhance OHS performance while taking into account planned changes to the organization, its policies, processes and its activities। अच्छा, और अपॉर्चुनिटीज की असेसमेंट करते हुए आपने जो प्लान चेंजेस हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी सेम में रखना है। ठीक है, वो आपकी पॉलिसीज में हो, प्रोसेसेस में हो, प्रोसीजर्स में हो, मशीनरी में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, व्हाटएवर हो। अपॉर्चुनिटीज टू अडैप्ट वर्क organization and work environment, opportunity to eliminate hazards and reduce risk। other opportunities for improving the OHS management system, वो हम देख चुके हैं कि other opportunities कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था कि कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन वगैरह हो गई, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन हो गई, ये सारी जो other opportunities में आ जाती हैं।
ये थी आपकी 6.1.2.3। 6.1.3 डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। जो लीगल रिक्वायरमेंट्स और अदर रिक्वायरमेंट्स है उसके डिटर्मिनेशन के ऊपर है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। ये तीन चीज़ें रट लो ना, आप लोगों ने बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर मेंटेन करना है, यानी कंटिन्यू करना है। अब प्रोसेस 2, डिटरमाइन एंड हैव एक्सेस टू अप टू डेट लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास मौजूद हो और उनके ऊपर एक्सेस भी आपकी हो। डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं नेट के ऊपर, आप वहाँ से गूगल पे लिखें, आपको लेटेस्ट लॉज मिल जाएंगे। और लेकिन तमाम वो लॉज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल हैं, OHS से रिलेटेड हैं, उनको आपने डाउनलोड करना है। एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज वेल। अदर रिक्वायरमेंट्स हमने कहा था क्लाइंट की हो सकती है, वेंडर की हो सकती है, सप्लायर की हो सकती है, या आपने विद इन योरसेल्फ कंपनी ने कोई रिक्वायरमेंट बनाई हुई है। डिटरमाइन हाउ दीज लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। और आपने ये भी डिटरमाइन करना है, इसकी भी असेसमेंट करनी है कि इनमें से पूरा लॉ तो नहीं आप एप्लीकेबल होगा, इसमें कुछ खास रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आप एप्लीकेबल होंगे, वो कौन कौन सी और कैसे हैं, और इनको आगे फर्दर कैसे कम्युनिकेट करना है यानी लोगों से कैसे इंप्लीमेंट भी करवाना है, अपनी मैनेजमेंट को बताना है, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को भी कैसे इंश्योर करना है। Take these legal requirements and other requirements into account when establishing, implementing and maintaining, continually improving its OHS management system। ये होगी 6.1.3। ठीक है, अब आती है बारी 6.1.4 की, प्लानिंग एक्शन। ये बड़ी छोटी सी क्लॉज है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान, क्या प्लान करे, एक्शंस टू, किस तरह के एक्शंस, एड्रेस दीज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, एड्रेस लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान बनाना है जिसमें वो एड्रेस करेगी, एक्शंस लेगी कि कैसे वो एड्रेस कैसे करना है, अपॉर्चुनिटीज और रिस्क को कैसे एड्रेस करना है। ठीक है, आपने लोगों को कैसे बताना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, और लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुतालिक। प्रिपेयर फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसी सिचुएशन, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग भी इसमें कवर हो जाती है। How to integrate and implement the actions into OHS management system, processes and other business processes, evaluate the effectiveness of these actions। यानी आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी आपने प्लान बना रहे हैं, जो भी आपने कंट्रोल मीजर इंप्लीमेंट किया, तो उसकी इफेक्टिवनेस आपने लाजमी देखनी है। तो इसके ऊपर आपने प्रोसेस भी बनाना है। When planning its actions, the organization shall consider, किन चीज़ों को कंसिडर करेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या आ गई हैं, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस क्या हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशनल इश्यूज, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपने जो है ज़हन में रखनी है SOPs बनाते हुए। तो इतने ढेर सारे SOPs आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये दिस वाज 6.1.4 प्लानिंग एक्शंस। चलिए अब बारी आ जाती है 6.2 की, और इसमें फर्दर टू सब क्लॉजेज हैं। 6.2 में है OHS ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम, और इसकी फर्स्ट वन जो है 6.2.1 OHS ऑब्जेक्टिव्स। OHS ऑब्जेक्टिव्स में क्या फरमाते हैं ये साहिबान, द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश OHS objectives relevant functions at relevant functions and levels in order to maintain and continually improve the OHS management system। यानी आपने रेलिवेंट लेवल्स, आपने रेलिवेंट लेवल्स क्या है, रेलिवेंट फंक्शन का ही आपने डिसाइड करना है, इसका SOP आपने बनाना है। जब आप बना लेंगे ना कि हमने कहा कि यार मैनेजर से नीचे OHS ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, ये हमारा रेलिवेंट है, फिर ऑडिटर आपसे पूछता है हाउ यू डिसाइडेड इट इज अ रेलिवेंट लेवल या रेलिवेंट फंक्शन, इससे नीचे आपने क्यों नहीं बनाए। फिर आपको एक असेसमेंट शो करनी पड़ेगी, यार इसे अगर नीचे बनाते तो हमें क्या मसले मसाइल हो जाते। तो आपने जो भी काम करना है ना, बनाना है, उसको जस्टिफाई करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, द OHS ऑब्जेक्टिव्स शैल, OHS ऑब्जेक्टिव्स में क्या कुछ होगा, शैल बी कंसिस्टेंट विद द OHS पॉलिसी, जो आपकी पॉलिसी है उससे इन लाइन हो, बी मेजरेबल, यानी वो मेजरेबल हो, जो चीज़ मेजरेबल होती है वो ये अचीवेबल होती है। तो बेसिकली सिंपल थंब रूल क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स आपके बने हो। ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। Take into account applicable requirements, results of the assessments and the results of consultation with workers। यानी ऑब्जेक्टिव बनाते हुए और कौन सी तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जो रिक्वायरमेंट्स लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स आप पे एप्लीकेबल हैं, और जो आपने रिस्क असेसमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ की असेसमेंट की थी, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन की थी, उनके रिजल्ट्स जो निकले थे, नतीजे जो निकले थे, उनको आपने ज़हन में रखना है। एंड फाइनली कंसल्टेशन जो थी, वर्कर के साथ आपने कंसल्ट किया था, उनकी पार्टिसिपेशंस थी, उसके जो नतीजे निकले थे, उनको भी आपने ज़हन में रखना है वाइल प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द OHS ऑब्जेक्टिव्स। बी मॉनिटर्ड, बी कम्युनिकेटेड एंड बी अपडेटेड एज अप्रोप्रिएट।
ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स हम बनाएंगे उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, तमाम लोगों को कम्युनिकेट किया, उनकी एक फाइल बना के अलमारी में ऊपर करके नहीं रख देनी, या फिर बस एक SOP बना के कंप्यूटर में लैपटॉप में टिका दिया ना, ऐसा नहीं। प्रॉपर कम्युनिकेट हो, उनकी मॉनिटरिंग हो और अपडेटेड हो, यानी आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद उनको रिव्यू करके अपडेट भी करें, नए ऑब्जेक्टिव बनाए। एक ही मतलब ऑब्जेक्टिव बना लिया टू रिड्यूस HSE रिस्क, हर साल ये ठोकते गए, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाता है। अब आ जाते हैं 6.2.2 लास्ट, शुक्र है लास्ट इतनी लंबी थी ये, प्लानिंग टू अचीव OHS ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें आपके है व्हेन प्लानिंग हाउ टू अचीव OHS ऑब्जेक्टिव्स द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन, ऑर्गेनाइजेशन ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, व्हाट विल बी डन, क्या किया जाएगा, व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, और कौन कौन से रिसोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, मशीन रिक्वायर्ड है, टूल रिक्वायर्ड है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, जो भी रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये बड़ा अहम है कि ये किसकी जिम्मेदारी है। सब कुछ HSE डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है, आपको यू हैव टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, यानी वो कब कंप्लीट होगा, टाइम बाउंड होंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी टाइमलाइंस आपको बतानी पड़ेगी, विद इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, क्वार्टरली बेसिस पे होगा, ये एनुअल होगा, मंथली होगा, या फिर मंथली रिपोर्ट आपकी आती है जो 6 को आएगी, 7 को आएगी, 8 को डेट आपको बनानी पड़ती है। हाउ द रिजल्ट विल बी इवैल्यूएटेड इंक्लूडिंग इंडिकेटर फॉर द मॉनिटरिंग। अच्छा, हाउ द रिजल्ट्स विल बी इवैल्यूएटेड, वैल्यूएशन का प्रोसेस क्या होगा, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। वो अच्छे ऑब्जेक्टिव बना के जाने छुट्टी, बाद में आपको वैल्यूएशन का भी प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि आपने रिजल्ट्स को वैल्यूएट कैसे कर रही है, क्या क्राइटेरिया आपने अडॉप्ट किया टू वैल्यूएट योर रिजल्ट्स, जो आउटकम्स आपके आ रहे हैं। एंड हाउ द एक्शंस टू अचीव OHS ऑब्जेक्टिव विल बी इंटीग्रेटेड इनटू बिजनेस प्रोसेस। अच्छा, ये भी आपने लाजमी बताना है SOP के अंदर कि जो रिजल्ट आपका आ रहा है, जो नतीजा आपका आ रहा है, जो मंजिल आपने सेलेक्ट की है, वो बिजनेस, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसके साथ कैसे इंटीग्रेट हो रही है, यानी वो किस हद तक बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो भाइयों, ये थी क्लॉज 6, और अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, उसमें 7th क्लॉज, 8th क्लॉज, 9th क्लॉज, सारी क्लॉज को बार बार करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।